हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को डिजिटल साइंस सब में स्वागत है। जैसा कि हम लोग यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ रहे हैं और इसका ये लेक्चर 9 है, यानी 9वां लेक्चर है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, यानी सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या होता है, ठीक है। तो इसके अनुसार हम लोग ये मालूम करेंगे कि ऐसे सारे अंक जो लगते हैं कि सही है, मैथमेटिकली तो सही है, लेकिन अगर फिजिकल में इंटर करते हैं तो क्या लगता है हमें गलत है। ठीक है ना। जैसे कोई कहे कि 3 किलोमीटर लिखा हुआ है, 3 किलोमीटर, इसको हम चेंज कर रहे हैं और अनदर यूनिट्स में, तो ऑप्शन पहला हो गया, ये 3000 मीटर भी लिख सकते हैं, ये भी एक्यूरेट सही है। भाई हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, 3.10 टू पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं, ये भी सही है। इसको हम लिख सकते हैं 0.3 इंटू 10 टू पावर 4 मीटर, तो आप बोल सकते हैं ऑल ऑफ। इनमें से कौन सही है? देखने से तो लग रहा है कि क्या ये सारे के सारे सही है। 3 किलोमीटर में 3000 मीटर तो होता ही है, सभी लोग जानते हैं। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक्यूरेट है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक्यूरेट है। नहीं तो इसका जवाब होगा क्या, ऑल ऑफ दीज। बट ये मैथमेटिकली सही है। अगर हम इस सिग्निफिकेंट फिगर के माध्यम से देखेंगे तो इसमें कोई एक ही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। समझ में आ रहा है? अब वो कैसे मालूम करेंगे हम देखेंगे थोड़ा देर बाद। या फिर कोई एक एग्जांपल ले, 1 लिखें या 1.0 लिखें या 1.000 लिखें या 1.0000 लिखें, ठीक है ना। सब अगर क्या चीज मैथमेटिकली फॉर्म से देखें, अगर गणित के माध्यम से देखें तो ये सारे के सारे क्या है, सही है। सारे के सारे क्या है, एक ही है। सबका मतलब क्या है, एक है। बट अगर हम इसके माध्यम से देखें तो ये एक ही चीज नहीं है, ये अलग अलग चीज है। ठीक है ना, ये सेम कंडीशन नहीं है, ये क्या है, अलग अलग चीज है। ठीक ना। तो इसी के बारे में क्या करेंगे हम लोग आज इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे, यानी सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ तो दोस्तों हम लोग देखते हैं सार्थक अंक के बारे में। इस सार्थक अंक होता क्या चीज है, यानी सिग्निफिकेंट नंबर होता क्या चीज है। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं कि ये मार्कर है और इस मार्कर के लेंथ मेजर करना है। ठीक, तो इस मार्कर का जो एक्यूरेट लेंथ होगा, एक्यूरेट सपोज मान के चले, सपोज मान के चलते हैं कि इसके एक मार्कर का एक्यूरेट जो लेंथ है वो 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो ये एक्यूरेट मेजरमेंट में जो जो अंक उपयोग हुआ है, जो जो डिजिट उपयोग हुए हैं, ठीक है ना, जो हम शुद्ध मेजर किए, जो एक्यूरेट वैल्यू हुआ, इस शुद्ध मेजरमेंट में, इस शुद्ध मापन में जो जो डिजिट उपयोग हुआ है, उन्हीं डिजिट को ही कहा जाता है सार्थक अंक। क्लियर हुआ? जैसे क्लियर हो गया ना। इसमें हम लोग वर्नियर क्लिपर का उपयोग करते हैं मेजरमेंट में, किया। तो डेफिनेशन कह रहा है किसी भी भौतिक राशि के शुद्ध मापन को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है, उन अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। क्लियर हुआ? इसके लिए कुछ कंडीशंस है, कुछ रूल्स होते हैं। क्या पहला रूल्स ये है कि सार्थक अंक उसे कहते हैं जिसमें शून्य न हो, मीन्स कहा जाए अशून्य अंक को कहा जाता है सार्थक अंक। समझ में आया? जितने भी इस धरती पर अशून्य अंक है, अशून्य अंक आपका 1 से लेकर कहां तक स्टार्ट होता है, 9 से। और अंक की बात चल रही है, संख्या की बात नहीं चल रही है। तो अशून्य अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सारे के सारे अंक कहलाते हैं क्या चीज, अशून्य अंक। क्या कहलाते हैं, अशून्य अंक। तो वही कह रहा है कि जितने भी अंक होते हैं, अशून्य अंक होते हैं, वो सारे के सारे सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर इसमें मुश्किल से बहुत सारे नियम है, इसको समझना पड़ेगा कि
किस किस कंडीशन में सार्थक अंक आ जाता है, क्या जीरो सार्थक अंक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अभी तो हम बोले कि जितने भी अशून्य अंक है जीरो को छोड़कर वो सारे के सारे सार्थक अंक होंगे, तो क्या जीरो सार्थक अंक नहीं होगा, ये भी इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे। तो पहला कंडीशन होता है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, ठीक है ना, पहला नियम हुआ। जैसे समझते हैं, जैसे कोई एक नंबर दे दिया 4 5 3 0 नहीं 2 9 8। अब बताइए इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी है, सिग्निफिकेंट नंबर की संख्या कितनी है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए सिग्निफिकेंट नंबर बोले हैं, जो जो जीरो नहीं है वो क्या कहलाएगा, मीन्स अशून्य अंक क्या कहलाएगा, आपका सार्थक अंक कहलाएगा। तो 1 2 3 4 5 और 1 6। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर है, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो उनकी संख्या जो है कितनी है, 6 है। तो ऐसे ऐसे कभी कभार पूछा जा सकता है, नियम है, कुछ कंडीशंस है, ठीक है ना। अब इसको निकाल दिया गया है, तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी, 6। यहां हम लिख सकते हैं 4 5 3 2 9.8। अब बताइए सार्थक अंक की संख्या कितनी है। तो भाई देखिए पॉइंट हो या फिर न हो, इसमें पॉइंट से कोई लेन देन नहीं होता है। तो सेम टू सेम जितने अंक रहेंगे वही क्या कहलाएंगे, आपके सार्थक अंक कहलाएंगे, ठीक, एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर। ये आपका पॉइंट यहाँ पर चला है 3 2 9 8, तो ये भी क्या करेंगे, सार्थक अंक कितने होंगे, इसमें 6 होंगे। कुछ समझ में आ रहा है, यस या नो। अब देखिए दूसरा रूल इसका है, सेकेंड रूल है कि अगर दो अशून्य अंक के बीच में जीरो आ जाए, दो अशून्य अंक के बीच में जीरो, जैसे आप समझते हैं, बाद में इस पर लिख देंगे हम लोग। जैसे 2 और 3 ये दोनों अशून्य अंक है, ठीक है। अगर इनके बीच में जीरो आ जाएगा तो ये जीरो भी सार्थक अंक कहलाएगा। सेकेंड रूल समझ में आया, यस या नो, समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। दो अशून्य अंक कहलाएगा, 3 भी अशून्य अंक कहलाएगा। तो अगर दो अशून्य अंक के बीच में शून्य आ जाए, दो अशून्य अंक के बीच में शून्य आ जाए तो वो भी सार्थक अंक कहलाएगा। समझ में आया। या फिर इसको हम दूसरे तरह से बोल सकते हैं, ये सार्थक अंक है, ये सार्थक अंक है या नहीं है। तो बोल सकते हैं कि दो सार्थक अंक के बीच में अगर जीरो आ जाए वो भी क्या कहलाएगा, सार्थक अंक कहलाएगा। यस या नो, यस समझ गए। दो अशून्य अंक हम लिख सकते हैं कि दो अशून्य अंक या फिर सार्थक अंक के बीच शून्य हो तो वे लिख सकते हैं क्या चीज, सार्थक अंक होते हैं। समझिएगा, आराम से समझिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसमें बताइए इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी है। एक, ये सारे होंगे क्योंकि दो अशून्य के बीच में आया है। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। इसमें अशून्य अंकों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। समझ में आया। अब एक और देख लेते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखते हैं 2 0 3 0 3 2 5। और उसने बताइए सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई। उससे मतलब नहीं पॉइंट हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है, बस अशून्य अंक या सार्थक अंक के बीच में आना चाहिए। तो ये दोनों सार्थक अंक के बीच में है, तो यहाँ पर सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सार्थक अंक कहलाएंगे। 1 2 3 4 5 और 1 6। इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। क्लियर, समझ में आया कुछ, हाँ या नहीं। अब चलिए तीसरा पॉइंट देखिए। तीसरा पॉइंट कहता है, थर्ड पॉइंट, कि अगर किसी भी अंक के बाएं तरफ जीरो या अशून्य अंक के बाएं तरफ क्या हो, जीरो हो, तो वो सार्थक अंक नहीं होता है।
पहले जैसे हम समझते हैं, बाद में लिख दिया जाएगा। कहा लैंग्वेज का स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर सार्थक अंक या फिर अशून्य अंक के बाएं तरफ, समझते हैं लेफ्ट एंड राइट, इधर LHS है, अगर इस साइड होगा तो LHS कहलाएगा और इस साइड होगा तो क्या कहलाएगा, RHS कहलाएगा। यानी ये दाहिना साइड हुआ और ये कौन सा साइड हुआ, बाया साइड हुआ। यही ना जी, मेरा दाया साइड है और ये क्या है, बाया साइड है। तो इसके बाया साइड ये 2 3 5 यह आपका शून्य है, सार्थक अंक है। इसकी अगर पहले 0 लग जाए तो वो सार्थक अंक नहीं होता है। यस या नो, क्लियर हुआ। यानी अशून्य अंक के बाएं तरफ के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, मात्र 3। तो हम तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि अशून्य अंक के बाएं तरफ शून्य हो तो वे सार्थक अंक क्या चाहिए, नहीं होते हैं। समझ में आया। एक और आप लोग देखो, बताइए यहाँ पे लिख दिया है इतना 0 0 0 3 2। अब इसमें बताइए कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, सोचिए जरा, सोचिए सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, सोच लिए। तो अभी बोला गया है दशमलव से में कोई लेन देन नहीं है, बस अशून्य अंक के बाईं तरफ अगर शून्य होगा तो सार्थक अंक नहीं कहलाएगा। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, मात्र 2। कितनी हो गई, 2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अशून्य अंक के बाएं तरफ शून्य हो तो वे सार्थक अंक नहीं होते हैं। क्लियर। अब देखिए 4th पॉइंट, अब दाएं बाएं हो गया। अब देखते हैं दाएं, तो दाएं में 2 कंडीशन आ जाती है। दाएं में 2 कंडीशन आ जाती है, ठीक है ना। देखिए 4था पॉइंट, अगर अशून्य अंक के बाद शून्य हो तो वे भी सार्थक अंक क्या चाहिए, नहीं होंगे। लीजिए, यानी कि जैसे समझते हैं 2 3 5 2 0 0 0 0 0 0। अब इसे बताइए सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो अभी बोला गया है अशून्य के बाद, ठीक है ना। अगर शून्य आता है तो भी वो सार्थक अंक नहीं कहलाता है। मीन्स इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, मात्र 1 2 3 और 1 4, ठीक है ना। तो सार्थक अंक की संख्या कितनी है, 4। एक और एग्जांपल ले, 4000, ठीक है ना। कितनी हुई, मात्र 1। अशून्य के दाएं तरफ है, बाद में है, तो वो क्या कहलाएगा, सार्थक अंक नहीं कहलाएगा। बट लेकिन देखिए 5वां पॉइंट समझाते हैं यहीं पर। लेकिन अशून्य अंक के 10 बाद अगर दशमलव हो और इसके बाद 0 हो तो वो शून्य होगा। देखिए अगर अशून्य अंक के बाद दशमलव हो और शून्य हो तो वे सार्थक अंक होते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए कह कह रहा है कि अशून्य के बाद, जैसे समझते हैं 5वां पॉइंट का जैसे है, जैसे 5.0 लिखा हुआ है,
तो अशून्य के बाद दशमलव है और दशमलव के बाद क्या है, जीरो है। समझिएगा, अशून्य है, अशून्य के बाद दशमलव है, दशमलव के बाद जीरो है, तो ये जीरो जो होगा वो सार्थक अंक कहलाएगा। यानी ये जो है आपका सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। और इस सिग्निफिकेंट में इसमें जो है दो सिग्निफिकेंट फिगर है, में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, दो है। क्लियर हो रहा है, कुछ बताइएगा जरा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल और लिख चलते हैं। जैसे आप बताइएगा यहां पर अगर ये चीज लिखा हुआ है तो बताइए इसमें कितने सार्थक अंक होंगे। देखिए पिछले नियम हम पढ़ चुके हैं कि अशून्य के बाएं तरफ हो तो वो सार्थक अंक नहीं होते हैं, तो ये आपका सार्थक अंक तो होगा नहीं, तो क्या होगा, इसका होगा 2। समझ में रहा है, कुछ सही समझ में रहा है। जैसे एक और समझ लेते हैं, जैसे यहां पर लिखते हैं 3 0 0 2 0 2 5। अब इसमें बताइए इस सार्थक अंक है या नहीं है। तो देखिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो यहां पर देखिए बताया जो आएगा वो भी क्या कहलाएगा, सार्थक अंक कहलाएगा, दशमलव हो या फिर न हो। तो 1 2 3 4 5 और 1 6, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। समझ में आ रहा है। अब चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं 0.00053 और बताइए जरा, सोचिए तो सार्थक अंक कितने हैं, सोचिए सोचिए सोचिए। इस एग्जाम्पल बताइए सार्थक अंक कितने होंगे। चलिए देखते हैं, हम बताते हैं। तो नियम कहता है कि जो अशून्य अंक है इसके अगर बाएं तरफ जीरो हो ये आपका सार्थक अंक नहीं होगा, ठीक है ना। बट देखिए सर यहां दशमलव आ गया है, तो दशमलव तो इसके पहले क्या अशून्य तो है नहीं, ठीक है ना। ये आपका सार्थक अंक नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब इसमें कितने सार्थक अंक हुए, ये वाला शून्य होगा क्योंकि दशमलव के बाद है, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यस या नो, क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया। देखिए छठा पॉइंट देखते हैं। अगर यूनिट्स को एक पत्ती से दूसरे पत्ती में चेंज किया जाए, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज किया जाए तो सार्थक अंक में कोई बदलाव नहीं होता है। लीजिए बड़ा झमेला हुआ, कह रहा है कि अगर हम 4 किलोमीटर लिखे, 4000 मीटर लिखे या 40,000 सेंटीमीटर लिखे, ठीक है ना, इसमें सार्थक अंकों में कोई बदलाव नहीं होगा। स्टेटमेंट पहले लिखते हैं और अब सोचिए कि क्यों नहीं होगा, पीछे इसका रूल बता दिया गया है, तब तक हम इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। कह रहा है कि यदि एक पत्ती मतलब सिस्टम से दूसरे पत्ती में बदलने पर सार्थक अंक में कोई बदलाव नहीं होता है। सोचिए क्यों नहीं होगा। चलिए हम बताते हैं, नियम तो पहले पढ़ चुके हैं, ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। फिजिक्स के फॉर्म देखें, मैथमेटिकली ये सारे के सारे सही है। अगर मैथमेटिकल गणित के माध्यम से देखते हैं तो ये 4 किलोमीटर, 4000 मीटर और 40,000 सेंटीमीटर, ये सारे के सारे क्या है, सही है। बट अगर फिजिक्स के फॉर्म में देखा जाए तो ये जो है सारे के सारे गलत है, ठीक है ना। इसके माध्यम से, किसके माध्यम से, सिग्निफिकेंट फिगर के माध्यम से। इसमें देखिएगा सार्थक अंक की संख्या कितनी है, 1। इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी, 1। रीजन बताइए, इसमें क्या होगी, इसमें भी होगी 1। रीजन ये है, हम लोग पिछले पॉइंट पढ़ चुके हैं कि अशून्य के बाद शून्य आए तो वो सार्थक अंक नहीं होता है। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
और शून्य के बाद शून्य आए तो वो सार्थक अंक नहीं होता है। इसमें सार्थक अंक की संख्या 1, इसमें भी सार्थक अंक की संख्या 1, इसमें भी सार्थक अंक की संख्या 1। समझ में कुछ आया? नहीं आया? ठीक है ना। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 4.0 इंटू 10⁻³ मीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं 4.0 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो ये जो होगा ये वाला कंडीशन तो आपका इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसमें भी सार्थक अंक की संख्या कितनी हुई? 1। कितनी हुई? 1। ठीक है ना, समझ में कुछ आ रहा है? तो ये जो है कह रहा है कि अगर एक पद की से दूसरे पद में बदल दिया जाए तो सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब अंतिम पड़ाव पर चलते हैं, और अंतिम पड़ाव कहता है ये, अंतिम पड़ाव कहता है 7वां पॉइंट देखिएगा। अंतिम पड़ाव कहता है कि प्योर नंबर या फिर कांस्टेंट वैल्यू, समझिएगा, प्योर नंबर शुद्ध संख्या या फिर नियत मान, इसमें जो सार्थक अंक की संख्या होती है वो अनंत होती है। वो क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। समझते हैं कैसे होती है? शुद्ध संख्या किसे हम लोग कहते हैं? जो प्योर हो, जिसमें कोई पॉइंट ना हो, कोई फ्रैक्शन ना हो, कोई रूट ना हो, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? शुद्ध संख्या कहते हैं। ठीक, प्योर नंबर कहा जाता है। जैसे 4, 3, 5, 6, 9, 15, 25, ये सारे के सारे अंक कौन सा है? आपके प्योर नंबर है, एकदम प्योर। ठीक है ना, ये प्योर नंबर है। तो इसके पास जो होता है इनफाइनाइट नंबर, इसकी सार्थक अंकों की जो संख्या होती है वो क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट रीजन क्या है भाई? देखिए रीजन क्या है? 4 पॉइंट लगा सकते हैं, इसके बाद हम 0 बैठाते रहे, बैठाते रहे, बैठाते रहे, बैठाते रहे, कोई इसमें गलत नहीं है। चलो भाई बड़ा, चलो लिखते चलो, लिखते चलो, लिखते चलो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होंगे? इसमें जो सार्थक होंगे पॉइंट के बाद जानते हैं 0 आता है तो क्या होता है? सार्थक अंक गिना जाता है। तो इसके पास क्या होंगे? इनफाइनाइट क्या होंगे? सार्थक अंक हो गए, या फिर पाई, कांस्टेंट पाई। 22 बटे कितना होता है? 7 होता है। ठीक है ना। जी क्या होता है? 9.8 फिक्स मान होता है। ठीक, मीटर पर सेकेंड इसका जो भी यूनिट होता होगा इसका, समझ में आ रहा है? तो इन सभी संख्याओं के पास जो होता है वो अनंत सार्थक अंक होते हैं। तो हम लिख सकते हैं अंतिम पॉइंट, लास्ट पॉइंट देखिएगा 7वां पॉइंट की शुद्ध संख्या, शुद्ध संख्या या बोल सकते हैं प्योर नंबर तथा तथा नहीं या नियत मान यानी कांस्टेंट वैल्यू के पास अनंत सार्थक अंक होते। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आया ना? तो ये आपके हुए सार्थक अंक पहचानने के 7 हुए। ठीक है, और इसके बाद जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, परिमाण के कोटि। तो अब हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी परिमाण की कोटि क्या होती है। तो देखिए यहां ये होता है, जैसा हम समझते हैं समय इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो इस ब्रह्मांड में बात किया जाए, अर्थ में बात किया जाए, पूरी विश्व में बात किया जाए, तो हम लोग लंबी से लंबी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे दूरी को क्या करते हैं, दूरी साइज को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, मापते हैं। बड़ा सा बड़ा दूरी हुआ, बड़ा से बड़ा साइज हुआ। जैसे हम बोल सकते हैं कि अर्थ का साइज क्या है, आकार क्या है, कितना बड़ा है, सूर्य कितना बड़ा है, बहुत सारे ग्रह कितने बड़े हैं। ठीक है ना। और बोला सकता है एक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव की आकृति क्या होती है, आकार क्या होती है, सॉरी आकार क्या होती है, उनकी साइज क्या है। तो बड़ा से बड़ा हुआ, छोटा से छोटा हुआ।
ठीक है, माइक्रो से लेकर मैक्रो तक, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि यहां से सूर्य के बीच की दूरी कितनी होगी, यहां से सूर्य के बीच की दूरी क्या होगी, यहां से चंद्रमा के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है, यहां से बहुत सारे ग्रह के बीच की दूरी क्या होगी। तो ये सारे लंबे लंबे दूरियां हैं, ठीक है। और छोटे छोटे दूरी को मेजर करने में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। नहीं तो हम लिखने चलेंगे, लिख दिए कि भाई फिर जो सूर्य की व्यास है वो इतना है, इतना है, इतना है, ठीक है। लिखते चलो सबको मान चलते हैं, एक्चुअल हो या ना हो, ये मान चलते हैं कि जो सूर्य का व्यास हो क्या है, इतना है। और पृथ्वी के व्यास मान लिया कि आपका कितना है, इतना है, ठीक है ना। अब आप इन दोनों को जोड़िए, तो जोड़ने में क्या हो जाएगा, हालत खस्ता हो ही जाएगा। तो इस चीज को लेकर क्या किया गया है, एक मापन बना दिया गया है, मेजरमेंट बना दिया गया है कि लंबी से लंबी दूरी हो या फिर छोटी से छोटी दूरी हो, उसको मेजर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक मानक का उपयोग करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। और उसी के बारे में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। एक्चुअली परिमाण की कोटि होती क्या चीज है, तो किसी भी संख्या के निकटतम 10 की घात को ही क्या करते हैं, कोटि कहते हैं, ऑर्डर करते हैं, डिग्री कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, किसी भी संख्या के निकटतम 10 की घात, जैसे हम उसमें लिखते हैं, देखिएगा आराम से। अगर बोल दिया जाए यहां पर 4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका निकटतम 10 की घात क्या होगा, हम बोल सकते हैं 10 की घात क्या होगा, 0, है या ना। क्योंकि 10 के पावर 0 का मतलब क्या होता है, एक मिस धरती पर किसी के पावर 0 रख दिया जाए, हमारे माथा पर रख दिया जाए, आपके माथा पर रख दिया जाए, या किसी के माथे पर रख दिया जाए, तो उसका वैल्यू कितना आता है, ओनली 1 के बराबर, ठीक है ना। तो इसका हम बोल सकते हैं कि इसका 10 घात क्या है भाई, तो बोल सकते हैं 0 है। तो इसी 0 को ही बोलते हैं क्या चीज, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी बोलते हैं परिमाण की कोटि, ठीक है ना। क्लियर हुआ। अब इसका जनरल फॉर्म होता है, ये तो हम लोग बोलचाल की भाषा में बोल दिए, समझा दिए कि देखिए ऐसे हम लोग बोलते हैं, क्या कोटि बोलते हैं, लेकिन इसका जनरल फॉर्म होता है, आपका जनरल फॉर्म यहां पर लिखते हैं, देखिएगा जनरल फॉर्म है a मल्टीप्लाई 10 टू पावर b, ये आपका जनरल फॉर्म है, ठीक है ना। ये आपका जनरल फॉर्म है, जहां b जो है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, मींस परिमाण की कोटि है, और a क्या है, कोई नंबर है, कोई संख्या है, समझ में आ रहा है। अब इसके 2 रूल हुए, इसके जो है वो क्या हुए, 2 रूल। हाँ, एक बात और कि जो b है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, जो b है पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, मान भी हो सकता है, यानी धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है ना। अब चलिए, अब यहाँ पर ये जो है कोई एक नंबर हो सकता है, कोई भी एक संख्या हो सकती है, तो लेकिन इसका 2 कंडीशन है, पहला और दूसरा, दोनों समझ लेते हैं। पर हम लोग पहला समझते हैं, तो a का वैल्यू इज ग्रेटर देन 5 हो जाए, ठीक है। मीन्स कहने का अर्थ ये है कि अगर a का वैल्यू जो है वो, सॉरी माफ कीजिए गलती हो गई, अगर a का वैल्यू जो है वो लेस देन 5 हो, लेस एंड इक्वल देन क्या हो, 5 हो, तो a इक्वल टू हम लोग पुट करते हैं 1। a का वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। मान के चलते हैं कि पृथ्वी का व्यास जो है 1.28 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 7 मीटर, ठीक है ना। तो हम लोग अब इसको यहां पर देखेंगे कि ये जो है a कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, b कहलाएगा, ठीक। तो a का वैल्यू यहां पर लेस देन क्या है, 5, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, 1, मीन्स यहां पर हो जाएगा 1 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर, मतलब हो गया 10 टू पावर 7 मीटर। यहां से हम कुछ क्लियर हुआ आपको, कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर तो हो ही गया होगा कि इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। जैसे कि एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे आप इसको इरेज कर दे रहे हैं, देखिएगा, देखिए
जिससे हाइड्रोजन का व्यास कितना होता है बताइएगा जरा, किसी को मालूम है? नहीं मालूम है तो हाइड्रोजन का व्यास होता है 1.06 इंटू 10 टू पावर माइनस होता है 10 मीटर, ठीक है ना, क्या होता है -10 मीटर होता है। सेम कंडीशन यहाँ पर ए लेस देन क्या है 5 है, तो 1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -10 यानी 10 टू पावर -10 मीटर, ठीक है ना। तो ये बी जो होगा पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। चलिए फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गया। अगर ए का वैल्यू लेस देन 5 हो यानी 5 से कम हो तो उसका वैल्यू क्या पुट करते हैं 1 पुट करते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा इसका केस समझते हैं, ये फर्स्ट केस था। दूसरा केस देखिए, दूसरा केस हो सकता है कि दूसरा केस कि a इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10। अगर क्या हो a 5 से बड़ा हो और 10 से क्या हो छोटा हो, a का मान 5 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो तो a का वैल्यू यहां पर हम लोग पुट करते हैं 10। क्या पुट करते हैं, क्या रखते हैं मान, तो a का वैल्यू रखते हैं 10 रखते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे E मान लेते हैं कोई इथी है और इसका है 10 टू पावर क्या चीज आपका 6 मीटर है। तो अब यहाँ पर देखिए a का लेस वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या पुट करेंगे 10 पुट करेंगे, ठीक है ना। तब यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 टू पावर क्या चीज 6, तो बढ़ गया 10 टू पावर 7 मीटर। समझ में आया। तो ये होता है परिमाण की कोटि। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और, ये पूरा क्लियर हो गया ना, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास हम लोग अध्ययन करेंगे राउंड फिगर के बारे में, ठीक है ना। तो धन्यवाद।